लास्ट वीडियो में आपने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड देखा था और कुछ एक्सेप्शन के बारे में भी जाना था। नहीं जाने तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप ऑक्टेट रूल समझ गए, आयनिक बॉन्ड के बारे में समझ गए, लेकिन उसके बारे में एक्सेप्शन भी मालूम होना चाहिए। कब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, किसके रिस्पेक्ट में एनायन और केटायन के बड़े साइज होने पर, बहुत ज्यादा बड़े होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी ध्यान दीजिए। क्या उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है या नहीं होता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया ऑलरेडी, वो जाकर जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक मिल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, ये सबको मालूम है, ये सबको पता है, हमने ऑलरेडी सबको बताया है आयनिक कंपाउंड बनेंगे कैसे। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो समझेंगे कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। एक एक पॉइंट देखेंगे बहुत समझ में आएगा, आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, होते क्या हैं, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं बताएंगे। फजांस रूल भी इसी में हम कंप्लीट कराएंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो बताया जा रहा है नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, आयंस है, कोई एक केटायन हो गया, जैसे मान लो पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक, अब इसे किसी भी डायरेक्शन में अगर एनायन मिला वो अट्रैक्ट करेगा। जरूरी नहीं है कि वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को ही अट्रैक्ट करे, चाहे जिधर भी मिला एनायन को अट्रैक्ट करेगा। चाहे एनायन यहां पर मिला, 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 जहां से भी मिलेगा एनायन को वो अट्रैक्ट करेगा। अर्थात ये नॉन डायरेक्शनल हुआ। अर्थात ये नॉन डायरेक्शनल मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन से ये एनायन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिधर से भी मिला अट्रैक्ट कर लेगा। चारों तरफ इसका फोर्स लगता है। जैसे मान लो Na+ है, इधर Cl- सपोज दैट एनायन है, एनायन चाहे यहां रख दो या फिर Cl- यहां से हटा के यहां रख दो या फिर Cl- यहां से हटा के यहां रख दो, कहीं से भी हटा दो बनाएगा NaCl ही, बनाएगा NaCl। अर्थात डायरेक्शन इससे कोई भी रिलेटेड नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझिएगा, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्लियर होता है सबको क्लियर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कही जा रही है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा। हटा दें इसको, चलिए फॉर एग्जांपल के लिए लिखते चलिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है, सेकंड प्रॉपर्टी ये बताई जा रही है कि जो केटायन होते हैं, जितने एनायन से जुड़े होते हैं, उसका नंबर ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इसको कुछ लिखेंगे इस प्रकार से, ईच आयन इज सराउंडेड by a number of oppositely charged ion which is called coordination number of the ion, coordination नंबर ऑफ द आयन। इसका मतलब समझ पा रहे हो, जितने भी आयन हैं, अगर केटायन है कि वो नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, अगर केटायन है तो वो कुछ न कुछ एनायनों से जुड़ा होगा, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो किससे बनाएगा, केटायन है तो एनायन से, एनायन है तो केटायन से। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, जितने भी आयंस होते हैं, चाहे वो केटायंस हो चाहे एनायंस हो, वो कुछ उसके अपोजिटली चार्ज आयन से घिरे होंगे। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, निगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो उसके चारों तरफ मान लो एक केटायन 4 एनायन से जुड़ा है, एक केटायन 4 एनायनों से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी, वो हमारा क्या कहलाएगा, जितने केटायन, जितने अपोजिटली चार्ज आयन से जुड़ा होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अर्थात जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखो, फॉर एग्जांपल के लिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे बताओगे आप। ये मान लो कार्बन है, ये कार्बन है, विच इज ए केटायन। यहां पर ये केटायन का कार्य करेगा। अब केटायन का कार्य क्यों करेगा? कार्बन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जब Cl से जुड़ेगा, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा एंड कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4 क्लोरीन से जुड़ा है, 4 क्लोरीन से जुड़ा है। ये असल में ये पॉजिटिव है। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये इसके अपने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है। तो जो बॉन्ड बना रहा है इन चारों के बीच में, ये बॉन्ड बन रहे हैं। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, यही जितने बॉन्ड की संख्या होगी वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, इधर क्या लियो? कार्बन, कार्बन। अर्थात कार्बन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 4। कार्बन की यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? 4। अर्थात कोई भी आयन अपने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा होता है तो एक बॉन्ड बनाएगा। जितने बॉन्ड बनाते हैं वही उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। बात समझ में आ गई? मतलब समझो, कोई भी आयन अपने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा होता है। क्यों घिरा होता है? क्योंकि कोई भी आयन होगा वो अपोजिटली चार्ज आयन को ही अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव होगा तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब केटायन एनायन को, एनायन और केटायन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्डों की संख्या ही क्या कहलाती है? नंबर ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयन। जो भी आयन होगा, यहां पर आयन आप कार्बन लिए हो तो यहां पर कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? जितने बॉन्ड है, बॉन्ड कितने? 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताना हो तो कितने बताओगे? 4 बताओगे। बात क्लियर हुई? सब लोग चैट सेक्शन में एक बार लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे बात क्लियर हुई। आगे चला जाए, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ में आ रहा है। सब लोग चैट सेक्शन का उपयोग करो तभी हम आगे चलेंगे। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो समझ में आया, नहीं समझ में आया, सब लोग लिखो फटाफट से, क्लियर होता है। आगे चला जाए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सॉरी थर्ड ऑप्शन, नंबर थर्ड ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। यहां पर लिख लेंगे आयनिक बॉन्ड सॉरी कंपाउंड, मतलब ऐसे आयंस जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, मेल्टिंग पॉइंट कामा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। एंड डेंसिटी मतलब अगर आप अभी हम कंपैरिजन सबसे लास्ट बताएंगे आयनिक कंपाउंड का कोवैलेंट कंपाउंड से, तो सबसे लास्ट में आप कंपैरिजन जरूर देखिएगा कैसे कैसे क्या क्या अंतर होता है। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। किसके कारण? ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो कोई चार्ज है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्या? एक फोर्स कार्य करेगा ना, पॉजिटिव निगेटिव पर एक फोर्स लगाएगा और निगेटिव पॉजिटिव पर एक फोर्स लगाएगा एक दूसरे की तरफ, इसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सब लोग पढ़ के आओ क्लास 12th में ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुपाती होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होगा, आप यहां पर थर्ड बताओगे, आयनिक कंपाउंड हैव मोर, या आप बता सकते हो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है आयनों के बीच, तो हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इनका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर होता है? फिर से एक बार देख लेंगे, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है। दूसरा चीज हमारा ये कहा जा रहा है, अर्थात ये किसी भी डायरेक्शन से खींच सकता है। दूसरा ये कहा जा रहा है, कोई भी आयन अपने अपोजिटली आयन से जितने बॉन्ड बनाता है, जितने आयनिक बॉन्ड बनाता है, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। नोट कीजिए इसको, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अर्थात यहां पर कार्बन अपने अपोजिटली आयन से 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसकी बॉन्डों की संख्या इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। तो यहां पर कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो। फिर यहां पर जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बता सकते हो, PCl5। यहां पर देखो तीसरा क्या बता रहा है, आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के पास बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई डेंसिटी होती है, ड्यू टू द हाई अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी और डेंसिटी भी। बोलो यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। देखो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तभी मजा आएगा पढ़ाने में, अदरवाइज नहीं मजा आने वाला। इसलिए आप लोग सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो क्या समझ में आया। चलो काफी बच्चों ने लिख दिया है, आगे चले, कोई डाउट नहीं। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। अभी हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट electricity in solid state. It conduct electricity in molten और gaseous state। इसका मतलब समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है इसका मतलब? यहां पर लगा देंगे व्हाइल, एक शब्द लगा देंगे व्हाइल, जबकि व्हाइल मतलब इसका क्या बताया जा रहा है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में। अगर आपके आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। आयनिक कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप क्या बता सकते हो, नमक। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो जो कि आप लोग हमेशा यूज करते हो, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर ये आप देखते हो जब सॉलिड स्टेट में है, क्या नमक है, जैसे सपोज दैट नमक है, नमक का टुकड़ा ले लीजिए, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा? नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। नमक का टुकड़ा ले लीजिए सॉलिड स्टेट में, या आप नमक ले लीजिए किसी एक प्रकार से, कोई पॉट ले लीजिए, कोई सा भी जार ले लीजिए, उसमें आप रख दीजिए नमक का टुकड़े करिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाइए, क्या होगा? नॉट पॉसिबल। जबकि while it conduct electricity in molten और gaseous state, ये molten स्टेट में चला जाए या फिर आप पिघला दो। molten स्टेट मतलब आप जब पिघला दोगे उसे अगर शुद्ध रूप ही molten स्टेट कहलाता है। जैसे आप नमक को जब पिघला दो हाई टेम्परेचर पर तो वो molten स्टेट में चला जाता है, मतलब एकदम शुद्ध स्टेट में अगर वो है, शुद्ध मतलब आप प्योर बता सकते हो, तो वो molten स्टेट या फिर गैसियस स्टेट में जाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अर्थात NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है, मतलब मान लो ये सॉलिड स्टेट है, इसका ये सॉलिड स्टेट है NaCl का, नमक का सॉलिड स्टेट है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी। अगर ये पिघल गया, ये मोल्टन स्टेट हो गया, मोल्टन और गैसियस स्टेट, मान लो गैस इसमें है, ये गैस अगर मान लो गैसियस स्टेट, तो इस दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मतलब NaCl अगर सॉलिड होगा या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड, जैसे आप NaCl तो हमेशा जानते हो इसलिए हमने इसको लिया,
कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि अगर उसे ही मोल्टन स्टेट अर्थात उसे हाई टेम्परेचर पर पिघला दिया जाए, उसका प्योर फॉर्म ही मोल्टन स्टेट कहलाता है, लिक्विड फॉर्म में अगर चला जाता है तो मोल्टन स्टेट या फिर गैसियस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? एक बार आप लोग मेरे साथ बिना इस बोर्ड पे देखे सब लोग मेरे साथ साथ बोलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आयनिक बॉन्ड की क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि आयनिक बॉन्ड डू नॉट हैव डायरेक्शनल, मतलब इनके पास कोई डायरेक्शन होता नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। दूसरी चीज ये क्या होते हैं, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी आयन का पता करना है तो उस आयन पर कितने अपोजिटली चार्ज आयन के बॉन्ड बने हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है? मतलब कोई भी आयन है वो अपोजिटली चार्ज से कितना बॉन्ड बनाया हुआ है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तीसरी चीज ये बताई जा रही है कि जैसे मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड हुआ, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? जब वो सॉलिड स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन स्टेट और गैसियस स्टेट में कंडक्ट करेगा। चौथी चीज ये बताई जा रही है कि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। समझ में आया? चारों पॉइंट क्लियर होते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो सब लोग चैट सेक्शन में लिख दो, सब लोग यस आर नो का जवाब दो, उसके बाद हम आगे चलें। सब लोग फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में आगे चला जाए। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया और उम्मीद तो यही थी, काफी बार हम आपको समझाए और समझ में आना ही था, इसलिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से आगे चलें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चला जाए, हटाया जाए इसको। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक? और ध्यान से समझिएगा, इसका अगर पीडीएफ लिंक चाहिए आपको, नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, या फिर आपको किताब के भी नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेंगे @union class, या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, @union classes सर्च कर लेंगे, या यूनियन क्लासेस उसका ग्रुप है। टेलीग्राम पे सिंपल ऐप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद सर्च कर लेंगे यूनियन क्लासेस, आपको वो ग्रुप, वो चैनल ज्वाइन करना है, ज्वाइन कीजिए। वहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स मिली है। और ऐसा मत समझिए जो नए बच्चे हैं कि वहां पर कुछ फीस लगने वाली, नो, दैट इज ए फ्री। आप उसको ज्वाइन कीजिए, पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको वहां पर। आपको इतना ही नहीं, पीडीएफ नोट्स ही नहीं, आपको पूरे मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पर दिए जाएंगे, यहां तक कि आपको जितने भी अनसॉल्व पेपर होंगे वहां पर दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अनसॉल्व पेपर दिए जाएंगे, आपको वहां पर सॉल्व करके पीडीएफ बना के भेजनी पड़ेगी। आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। सबके सब जितने भी लोग यहां पर देख रहे हो, मैं जब भी अनसॉल्व पेपर वहां पर डालूंगा, आप उसको देख देख कर सॉल्व कीजिए। आप जब एक पेपर देखोगे, दो पेपर देखोगे, तीन पेपर देख के सॉल्व करोगे, चौथा पेपर बिना देखे पूरा का पूरा लगभग 85% सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जितना अनसॉल्व पेपर वहां पर डाला जा रहा है, आप उसको ईमानदारी से देख देख कर सॉल्व कीजिए। लेकिन सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा यहां पर, लेकिन आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा अनसॉल्व सॉल्व करेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए पेपर सॉल्व करना। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारे आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी, ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक। अभी मैं समझा रहा हूं इसका मतलब, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कोई भी कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में तभी घुलता है जब वो उसी प्रकार का, उसी नेचर का हो। जैसे कोई डाइपोल है, ध्यान से समझिएगा, कोई पोलर कंपाउंड है
पोलर को कंपाउंड है और कोई दूसरा पोलर कंपाउंड है तभी एक दूसरे में घुलेगा। पोलर को नॉन पोलर में घोलोगे वो घुलेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे आप देखते हो H2O, मतलब जल में आप NaCl का घोल करते हो, सोडियम क्लोराइड डालते हो, तो सोडियम क्लोराइड भी ऑलरेडी एक पोलर कंपाउंड है। जैसे समझिएगा कि आप एक मान लीजिए वाटर लेते हैं, ये देखो यहां पर जल से भरा कोई पात्र है, ठीक, समझिएगा ध्यान से, ये जल से भरा कोई पात्र है। अगर हम इसमें NaCl डालें, ये मान लो यहां पर NaCl रखा गया, ये दैट इज ए NaCl। NaCl को अगर इसमें डालना हो, अगर हम घोलें तो NaCl किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और हम जानते हैं ऑलरेडी NaCl क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। NaCl इज ए पोलर कंपाउंड, क्योंकि Na पे पॉजिटिव आता है, क्लोरीन पे निगेटिव आता है। देखिएगा समझिएगा, NaCl जब टूटता है दैट इज ए Na+ प्लस में Cl- में। क्यों ऐसा होता है, ये था सोडियम, ये था क्लोरीन। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये देखिएगा, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,8,1, क्लोरीन का करें कितना होता है 2,8,7। समझिएगा, सब लोग अपना ऑक्टेट संरचना पूरी करना चाहेंगे तभी ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अपना देने के प्रयास करेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं देगा, कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी तभी देगा ये। और ये क्लोरीन अट्रैक्ट करने की क्षमता होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये पा गया 2,8,8 बना के ऑक्टेट संरचना अपनी पूरी कर लेगा और ऑक्टेट स्ट्रक्चर इसकी पूरी हो जाएगी। तो Na को हम क्या करेंगे, देखिए जैसे देखिएगा NaCl है, समझिएगा, Na अगर कुछ एनर्जी पा गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, समझिएगा। इलेक्ट्रॉन को जब देगा तो ये एनर्जी इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन जाकर इसमें जुड़ गए तो Na पे कितना आएगा, Na पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, तो इसमें अट्रैक्ट करने की क्षमता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्टर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसलिए ये क्या हुआ, डोनर हुआ। इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे हमारी निगेटिव चार्ज आता है। तो जब Na और Cl कुछ मिलते हैं, मतलब ये दोनों मिले तो एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऑलरेडी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब जब कोई दो आयन, अपोजिटली आयन मिलके किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, Na+ और Cl- मिलकर के NaCl बनाया था, जो कि एक एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि हमारा लैटिस एनर्जी कहलाएगा, लैटिस एनर्जी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब अगर NaCl को इसमें तोड़ना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, NaCl है, अगर Na+ और Cl- में तोड़ना हो तो हमें लैटिस एनर्जी, जो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये टूटेंगे। मतलब NaCl कोई कंपाउंड है, इसको तोड़ना हुआ क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक पास पॉजिटिव है, दूसरे पास निगेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ही अट्रैक्ट हुए होंगे, इनको तोड़ना आसान नहीं होगा। इनको इतनी एनर्जी दी जाए कि ये ब्रेक हो जाए। जिस एनर्जी पर ये ब्रेक होते हैं दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। वही हमारी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी कहलाएगी। समझ में आ, ये भी हमारा Na+ और Cl- देख रहे हैं, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहां पर देखेंगे ये पोलर है, दैट इज ए पोलर कंपाउंड। और H2O ऑलरेडी हमारा डाइपोल होता है। H2O ध्यान समझिएगा, ये ऐसा H2O, ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में हमने कल भी बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड मोस्ट हाईएस्ट होते हैं, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है ये ऑक्सीजन। इसके पास लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.9 होती है, और जो हमारा फ्लोरीन होता है उसकी 4 होती है। कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके बाद ये निगेटिव बन जाता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जब हमारा, ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं, जब NaCl हमारा जल में घोला गया, ये हमारा H2O का विलयन था, H2O का।
जल में घोला गया, ध्यान समझिएगा, जब NaCl हमारा जल में घोला गया किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में। और ये दोनों क्या है, पोल है। जब NaCl एक पोलर कंपाउंड है और तभी ये H2O में घुल रहा है, अर्थात घुलता, अदरवाइज नहीं घुलता। और H2O ऑलरेडी एक डाइपोल है, क्योंकि ऑक्सीजन हैव, यहां पर लिखेंगे इन H2O, ऐसे लिखेंगे इन H2O, जल में ऑक्सीजन हैव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। सो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन भी है, इधर हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बना लेगा, आयनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये ले रहा है, तो इस पे पार्शियल निगेटिव आ रहा है, ये भी दे रहा है, इस पार्शियल निगेटिव आ रहा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखिएगा दोनों पॉजिटिव, दोनों लोन पेयर हैं, देखो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, दो लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, इसलिए ये बेंड हो जाते हैं, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, ये ऐसा। बात समझ में आ रही है, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसका डायरेक्शन देखना हो तो कैसे होगा, ये दे रहा है, इधर हमारा पॉजिटिव, ये ले रहा है, देख पा रहे हैं ना, क्या एक दूसरे को अट्रैक्टर है, वो कैंसिल कर रहे हैं, नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल नहीं कर रहे, अर्थात ये क्या हुआ, पोलर हुआ। सबको पता है H2O इज ए पोलर, H2O इज ए पोलर। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, जब H2O में NaCl को घोला जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो NaCl जो होता है Na+ और Cl- में टूट जाता है, H2O जो होता है ये भी पोलर है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपाउंड को, पोलर कंपाउंड को किसी भी जल में डालते हैं तो वो जैसे मान लो NaCl को ही डाल दिया, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, कोई अदर कंपाउंड होगा तो वो अपने केटायन और एनायनों में टूट जाता है। और ऑलरेडी डाइपोल क्या है हमारा, H2O, तो किसी भी आयन का डाइपोल से इंटरेक्शन ही आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन interaction between ions and dipole is called ion dipole interaction। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन किसे कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। कोई आयन था NaCl जिसे हमने H2O में डाला, H2O ऑलरेडी डाइपोल है, H2O डाइपोलर होता है, H2O ऑलरेडी डाइपोल है, तो डाइपोल में जब कोई NaCl पड़ रहा है तो Na+ और Cl- में टूटेगा, तो Na+ या तो Na+ का H2O के साथ इंटरेक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा, या तो Cl- का H2O के साथ इंटरेक्शन, Cl- के साथ H2O का इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जैसे होगा फिर क्या, इसके पास पार्शियल निगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है। अब अगर Na+ हुआ, समझना ध्यान से, और इधर हमारा Cl- हुआ, ये वाटर में गए, Na+ भी और Cl- भी वाटर में गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको घेरेंगे, अभी हम पढ़ रहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, यहीं पर रिलीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी, समझ में आ गया अभी आपको। तो Na+ हुआ, Cl-, जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं। Na+ और Cl- हुआ, तो Na+ है, इसे हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, ऐसा घेरेंगे क्यों, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और इस पर देख रहे हैं एक पे निगेटिव है, दो पे पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, अर्थात जितने भी ऑक्सीजन होंगे ये इसके पास पास आ जाएंगे। मान लो 4-5 ऑक्सीजन थे, इसके पास पास आ गए, और हाइड्रोजन तो इससे जुड़े ही है,
ऐसे आप हाइड्रोजन बना लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। जब ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा निगेटिव वाला। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसे चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसी प्रकार हमारा क्लोरीन के साथ होगा। क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, क्या ऑक्सीजन इधर आएगा? नहीं आएगा, ऑक्सीजन दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन H+ इधर आएंगे, H+ आएंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन इससे दूर भागेगा। देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, इससे दूर भाग रहा है। जरूरी नहीं है 5 ही होना चाहिए, हम फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। ऑक्सीजन इससे दूर भागना चाहेगा, ऑक्सीजन देख रहे हैं दूर भाग रहा है, ऑक्सीजन दूर भाग रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या दूर थोड़ी भागेंगे, हाइड्रोजन तो नजदीक नजदीक आएंगे। हाइड्रोजन जो होंगे इसके नजदीक आने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई? कुछ इस प्रकार से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाएगा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन यही तो पढ़ रहे हैं ना, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड किस प्रकार से सॉल्युबल होते हैं, किस प्रकार से सॉल्युबल होते हैं, कि मतलब जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को किसी भी वाटर में घोल देते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, Na+ और Cl- में। बात समझ में आई? और इसी में क्यों घुले, क्योंकि ये भी हमारा पोलर है, ये भी पोलर है, इसलिए लाइक डिजॉल्व लाइक। और H2O को देखेंगे, इस पे पार्शियल निगेटिव आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। जब दोनों को साथ साथ घोलेंगे तो Na+ हो गया, Cl- में टूट गया। Na+ को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे, Cl- को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे। जो पॉजिटिव है, Na+ पॉजिटिव है, इसलिए निगेटिव वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और Cl- क्या है, निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला दूर भागेगा और पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से सब लोग चैट सेक्शन में लिखिए क्या समझ में आता है। सब लोग लिखो फटाफट से चैट सेक्शन में, समझ में आया, क्लियर हुआ? सब लोग लिखो, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? यस सर बोलो, यस सर। क्लियर हुआ? आगे चला जाए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, फटाफट से नोट डाउन करें। अगला टॉपिक है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। नोट के लिए किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? प्रॉब्लम है तो अभी चैट सेक्शन में सब लोग लिख दो, अब भी सॉल्वेशन हो सकता है इसका। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो चैट सेक्शन में लिखो। कहाँ नहीं समझ में आया? चलो फिर से एक बार समझा देते हैं और देखते हैं आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी होता क्या है, समझेंगे। सॉल्युबिलिटी का फार्मूला अभी हम लैटिस एनर्जी से कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सबको समझाएंगे, डोंट वरी। जब किसी NaCl को, NaCl इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर लिख लो ऐसा, NaCl है मान लो, ये NaCl को हम क्या करेंगे, घोल रहे हैं इसमें, NaCl को हम इसमें घोल रहे हैं। तो जब वाटर में घोलते हैं तो क्या टूटता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। ऑलरेडी जानते हो H2O क्या है, पोलर है, इसलिए इसमें घुल रहा है, NaCl ऑलरेडी पोलर है। तो H2O जब क्या होता है, अपने आयनों में देखिएगा, H2O पोलर होता है कैसे, ये एक प्रकार का डाइपोल होता है। इसमें पार्शियल निगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। इस पे पार्शियल निगेटिव आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो प्लस वाले की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला। माइनस वाले की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, प्लस वाला। इस प्रकार अभी इतना ही बताएं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सॉल्वेशन। अगर हम यहीं पर बताएं हाइड्रेशन एनर्जी, यहीं पर बताएं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये देखो हाइड्रेशन एनर्जी लिख लो, हाइड्रेशन एनर्जी। अब जैसे समझिएगा, जब Na+ Cl- दोनों साथ जुड़े थे तो एक एनर्जी रिलीज हुई थी जो कि हमारी लैटिस एनर्जी कहलाई थी, याद है कि नहीं? जब Na+ और Cl- जुड़ के NaCl बनाए थे तो हमारी क्या बनी थी, लैटिस एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर NaCl को तोड़ रहे थे जब हम, तो लैटिस एनर्जी दी जा रही थी, लैटिस एनर्जी हमारी क्या हो रही थी, दी जा रही थी, जिसके कारण वो Na+ और Cl- में टूट रहे थे।
अब बात समझ में यहीं पर आई। तो जब एक आयन, कोई भी कैटायन कोई भी एनायन से जुड़ता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। बात समझ में आई? मतलब सबसे पहले तो हमको इतना मालूम था, जब कोई कैटायन किसी भी एनायन से जुड़ के कोई आयनिक बॉन्ड बनाता है तो एक एनर्जी रिलीज करता है जो कि हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। इतना सबको पता है। जब हम लैटिस एनर्जी बता रहे थे तब से आज तक पढ़ाते आ रहे हैं, मतलब 2 लेक्चरों में। तो कोई भी कैटायन एनायन से मिला तो कोई कंपाउंड बना जो कि लैटिस एनर्जी कहलाई। अब देखिएगा कोई भी कैटायन ऑक्सीजन से देखिएगा एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज आ रहा है, Na+ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या इससे मिलके कोई भी कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा? बताइए ध्यान से बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि Na+ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन क्या पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे बॉन्ड बंधेगा, ये चारों ओर से घेर रहा है इसको, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कि नहीं होगी? तो Na+ अभी किस में है? सॉलिड स्टेट में है, तो Na+ सॉलिड में है। इसको हम किस में मिला रहे हैं? H2O में। ध्यान दीजिएगा NaCl को हमने मिलाया, Na+ और Cl- में टूटा, ध्यान से समझिएगा, फिर Na+ और Cl- में टूटा। अब देखिएगा H2O को से जब हम मिलाएंगे, ये एक्चुअल में गैसियस स्टेट में आ गया है, और H2O से जब हम मिलाएंगे तो Na+ किस में चला जाएगा? एक्वस मीडियम में। Na+ हमारा एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और एक एनर्जी रिलीज करेगा जो कि हमारी कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ में आई कि जब हमारा Na+ किसी भी वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा, वाटर मॉलिक्यूल में घुला, तो वो एक्वस मीडियम में चला गया और वो एक एनर्जी को रिलीज करेगा जो कि हमारा हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी प्रकार क्लोरीन के साथ भी होता है, तो हम एक ही लिख रहे हैं, आप क्लोरीन के साथ भी बता सकते हो। क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से यहां पर जुड़ेंगे और एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि हमारा हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी को आप बता क्या सकते हो? अब यहां पर डिफाइन करो, आप समझ में आएगा। द हीट एनर्जी विच रिलीज जो कि रिलीज होती है कब? जब कोई कैटायन या फिर एनायन, कोई भी आयन बोल सकते हैं, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़ जाए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा घिर जाए, एक नया बॉन्ड बना ले, द हीट एनर्जी रिलीज्ड, ध्यान समझिएगा, व्हेन न्यू बॉन्ड आर मेड बिटवीन द आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर विच हटा दीजिए। व्हेन हीट एनर्जी रिलीज्ड, when anion form bond, या फिर बोल सकते हैं when a new bond form between the ion and हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर बोल सकते हैं आप वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। वो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। समझ में आया? बोलो किसको किसको नहीं आया? कि द हीट एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, देख पा रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही कि नहीं एनर्जी रिलीज हो रही? किसी भी आयन को जब वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, देख पा रहे हैं ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना रहा है पॉजिटिव से, हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा है निगेटिव से, तो दोनों में से बताएंगे सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बोल देंगे, हमारी वैल्यू सही आएगी। तो मतलब चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, हमने एक ही लिखा, आप Cl- के लिए भी लिख सकते हो। तो जब कोई भी एनर्जी रिलीज होती, देखिएगा व्हेन हीट एनर्जी रिलीज्ड, व्हेन मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगी जब ए न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, जब
कोई भी आयन हो और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। और इसके पहले देखे थे कोई भी केटायन किसी एनायन से जब बॉन्ड बनाता था तो वो हमारी क्या होती थी, लैटिस एनर्जी होती थी। यहां पर कोई भी आयन, चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो, किसी वाटर मॉलिक्यूल से जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या कहलाएगी हमारी, वो हाइड्रेशन एनर्जी। आइए अब और देखते हैं, नोट पॉइंट में लिख लेंगे। नोट पॉइंट में अगर इफ हाइड्रेशन एनर्जी, देखिएगा ध्यान से, He लिख रहे हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी यदि लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो हमारा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, कंपाउंड सॉल्युबल मतलब NaCl वाटर में तभी घुलेगा जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी। मान लो NaCl की लैटिस एनर्जी रही होगी, सपोज दैट 5 हो रही होगी, ऐसे हम मान लेते हैं 5 रही होगी। अगर ये इसमें घुल रहा है तो Na+ और वाटर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें से रिलीज एनर्जी मान लो 6 हो गई, तब जाकर वो सॉल्युबल होगा, अदरवाइज सॉल्युबल नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, अगर यहीं पर हाइड्रेशन एनर्जी जो होती वो कम हो जाती लैटिस एनर्जी से तो कंपाउंड इनसॉल्युबल हो जाता, इनसॉल्युबल। और मतलब हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम होती, मतलब वाटर मॉलिक्यूल और एनायन के बीच में, एनायन या फिर केटायन कोई भी आयन हो, उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हुई सॉल्युबल नहीं होगा। अगर कंडीशन आ जाए हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, तब लैटिस एनर्जी के ही बराबर आ जाए तो इस हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल। अब सब लोग चैट सेक्शन में हमें बताओ स्पैरिंगली मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ, सब लोग लिखो, जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग लिखो चैट सेक्शन में स्पैरिंगली मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने बता दिया, ऑसम, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने बताया स्पैरिंगली मतलब बहुत धीरे से धीरे धीरे सॉल्युबल होगा। अर्थात अगर NaCl की, NaCl क्या, कोई सा भी कंपाउंड ले लें, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड ले लें, सपोज दैट NaCl की ही मान लो, NaCl का अगर लैटिस एनर्जी उसके हाइड्रेशन एनर्जी के लगभग बराबर हो तो वो बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत कम वो घुलेगा, बहुत धीरे घुलेगा, प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। ध्यान समझिएगा, एनर्जी ज्यादा किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी की अपेक्षा उतनी तेजी से घुलेगा। हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम होगी लैटिस एनर्जी से तो नहीं घुलेगा। अगर बराबर हुई लैटिस एनर्जी से तो बहुत धीरे धीरे घुलेगा, तो लेकिन बहुत धीरे, स्पैरिंगली। काफी बच्चों ने यहां पर लिख के बताया, बहुत सही, बहुत सही। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग मेहनत कर रहे हो, क्लियर, समझ में आ गया यहां तक, किसी कोई प्रॉब्लम, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी समझ में आए, सॉल्वेशन प्रोसेस समझ में आया, हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आई कि जब कोई भी केटायन हो या फिर एनायर हो किसी वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। हाइड्रेशन एनर्जी यदि लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुई तभी हमारा कंपाउंड सॉल्युबल होगा। हाइड्रेशन एनर्जी यदि लैटिस एनर्जी से कम हुई तो इनसॉल्युबल होगा, मतलब घुलेगा नहीं। हाइड्रेशन एनर्जी यदि लैटिस एनर्जी के बराबर हुई तो हमारा स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। सो फटाफट से नोट डाउन करिए इसको, सब लोग नोट डाउन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लें तो हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद। सो नोट करिए फटाफट से, सब लोग नोट करें, नोट कर लिए 1 2 3 4 5 नोट करें, हटाया जाए इसको। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है फजान्स रूल, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, एकदम सिंपल हो जाए सब कुछ। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, लैटिस एनर्जी पता है, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसका ऑर्डर क्या होगा, लैटिस एनर्जी अगर किसी की ज़्यादा हुई तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, क्या होगी, सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी। ठंडियों में क्या बताएं, ये मिटता कम है, ठंडी खूब पड़ रही ना इस बार क्या हर बार खूब पड़ती है। हाँ कहीं कहीं ठंडी कम पड़ती है, जिसे आप लोग जहाँ के भी होंगे, हमें तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता है हम कहाँ के हैं, तो इधर ठंडी पड़ती है, इधर ठंडी खूब जम के पड़ती है।
जो बच्चे नए हों, ना जानते हों, तो उनको मैं बता देना चाहूँगा, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश। इसलिए आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश में तो ठंडी पड़ती ही है। हाँ, कहीं कहीं जैसे अपना बॉम्बे शहर हो गया, इधर ठंडी नहीं पड़ती, बहुत कम पड़ती है ना। चलिए देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आप एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी, ये नोट याद रख लीजिए, नोट, इसको कभी मत भूलिएगा। जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। चाहे आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे, थर्मल स्टेबिलिटी, या फिर ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी पूछे, लैटिस एनर्जी निकालना आप सभी को पता है। लास्ट वीडियो में हमने लैटिस एनर्जी बताया था, लास्ट क्या, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, उसमें आपको लैटिस एनर्जी निकालना आया था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना था, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी निकालनी आई थी, सब कुछ निकालना आया था। मैं आई बटन में पहले भी बता चुका हूं, लिंक दे चुका हूं, आप जाकर देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं। तो यहां पर लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। दूसरी चीज क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर पूछता है, अभी हम बता रहे हैं, अभी तक आपको निकालना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, लैटिस एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्योंकि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी तो इतनी होगी नहीं, जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी के लगभग लगभग कंपेयर में पहुंचती चली जाएगी, और ये सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी में ऐसा नहीं होता, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ solubility and thermal stability, थर्मल स्टेबिलिटी। आपको थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। अब ऑर्डर कैसे निकालोगे, हम लैटिस एनर्जी निकालना जानते हैं, डायरेक्टली ऑर्डर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है LiF कामा LiCl, मतलब लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। इसका आपको बताना है, बारी बारी से हम लोग निकालेंगे, एक ही बार में आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, बारी बारी से आपको भी करके दिखाना होगा और हम भी आपको करके दिखाएंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी लैटिस एनर्जी निकालो। सब लोग पहले लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बता दो इसको, हमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ, चार ही तो दिए गए। तो यहां पर फर्स्ट ग्रेटर देन होगा सेकंड से या सेकंड थर्ड से, कैसा ऑर्डर होगा इसका सब लोग एक बार चैट सेक्शन में लिखो, मैं देखना चाहूंगा। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, सोच समझ लो, उसके बाद सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। सब लोग सोचिए समझिए, लैटिस एनर्जी वाला अगर वीडियो नहीं देखें तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। लैटिस एनर्जी का वीडियो आप जाकर देखिए, तभी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप लोग करके देखिएगा। यस, काफी बच्चों ने सही दिया आंसर, लेकिन काफी बच्चों ने गलत कर दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं पढ़े हो लैटिस एनर्जी तो बहुत गलत कर रहे हो, एक तरफ से लेक्चर नहीं देख रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। आपको मैं बार बार बताता हूं, आप लोग एक तरफ से लेक्चर देखा करो। अगर जितने बच्चे सही लिखे हैं, ये 100% श्योर है कि वो एक तरफ से लेक्चर देखते हैं, अदरवाइज नहीं सही कर पाते। एक तरफ से जब आप देखते हो तब, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज अगर बतानी पॉसिबल होती तो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट कर दिया जाता। चैप्टर लंबा है, हर एक चीज एक वीडियो में नहीं सॉल्व पाते। नहीं, काफी बच्चे सोचते हैं कि पहली दूसरी वीडियो नहीं देखकर तीसरी चौथी देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक तरफ से देखिए तभी समझ में आएगा, हर एक चीज हर एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते, क्या दिक्कत है।
तो वैसे आप लोग काफी लोगों ने सही बताया, लेकिन मैं देख पा रहा हूं काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं, उनका जो मन कर रहा है सो लिख रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी, मैं फिर से बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, आपको इधर भी समझ में आएगा। देखो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी वो साइज पर कैसे डिपेंड करती है, पहले ये समझ लो। लैटिस एनर्जी क्या होती है, वो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, हमेशा याद रखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जिसकी साइज जितनी बड़ी उतनी कम लैटिस एनर्जी होगी, जिसकी साइज जितनी छोटी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि साइज छोटी होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, और क्या होगा, लैटिस एनर्जी। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, आपको मैंने बना दिया सपोज दैट ये Na प्लस, Na प्लस का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, मान लो ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस, और इसके बाहर ही एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मान लो कोई केटायन का है, ये केटायन है हमारा, और ये हमारा कोई एनायन है जिसका न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसमें ज्यादा होगी या फिर इसमें ज्यादा होगी, ये हमारे केटायन, ये हमारे एनायन, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस पास पास हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा लगाएंगे, और आगे भी फोर्स लगा सकते हैं, बट इधर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट कार्य करने लगेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं देंगे, इसी के इलेक्ट्रॉन को ये अपने कस बस में नहीं कर सकता, मतलब न्यूक्लियस इसे खींच नहीं सकता। जैसे डी ऑर्बिटल हो गए, उसका स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट इतना लो होता है, मतलब नगड़ के बराबर हो जाता है, वो अंदर खींचने ही नहीं देता इलेक्ट्रॉन को, समझिएगा ध्यान से। सॉरी, एक मिनट, स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और साइज छोटी होती है उसकी। लेकिन इसमें क्या है, आप स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट कार्य करेगा, मतलब खींचने नहीं देता, और इसमें क्या है, पास पास इलेक्ट्रॉन है, वो खींच करके और भी इलेक्ट्रॉन को, बाहर के भी इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है आसानी से, अर्थात साइज छोटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा, तो साइज छोटी लैटिस एनर्जी ज्यादा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया? चलो हटा दें इसको, बहुत है बढ़िया। अब चलो देखो, समझ में आ गया ना, साइज से किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, साइज से किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, ये चीज समझ में आई कि नहीं? आप कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करो कभी नहीं भूलोगे, एकदम बढ़िया से समझ लोगे इसको। ये चीज तो समझ में आ गई। अभी आगे चल के हम ऐसे चार्ज वाले भी फार्मूले देंगे, तो चार्ज में भी आप दिक्कत करोगे, चार्ज वाला भी बता देते हैं। तो लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ आयन, आयन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे। ये कैसे? ये तो समझ में आया कि साइज छोटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब चार्ज ज्यादा, जिसपे जितना चार्ज वो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा। मान लो किसी पे +3 का चार्ज है, किसी पे +1 का चार्ज है, तो +3 वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, +1 वाला, +3 वाला उसके पास ज्यादा चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एनायनों पर लगाएगा, और जितना चार्ज ज्यादा होगा एनायनों पे वो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केटायन पर लगाएगा। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी। ये चीज पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। तो इधर आप क्या करोगे, सिर्फ आपको क्या चाहिए, साइज चाहिए। इधर देखो ध्यान से, ध्यान से समझना। आप जानते हो ये चीज हमेशा याद रखना, जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये हमेशा याद रखना। अब इसी से निकालोगे लिथियम, 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 केटायन सब में बराबर है। ये देखो केटायन है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चेंज है, ये चेंज है, समझना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चेंज है। केटायन से अभी हमें मतलब नहीं, सब में केटायन तो बराबर हो गए। अब जब ये चेंज है तो इस पे पहले चार्ज देख लो, तब साइज की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन पर भी -1, क्लोरीन पर भी -1, ब्रोमीन पर भी -1, आयोडीन पर भी -1, चार्ज भी बराबर हो गए, दूसरा वाला भी नहीं लग सकता। अब बचा सिर्फ साइज।
साइज देख लो किसकी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, ऐसे बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ता रहा है। तो आप देख रहे हो जो साइज का ऑर्डर होगा, साइज का ऑर्डर होगा दैट इज ए लिथियम इज लेस देन क्लोरीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन आयोडीन। बोलो सही है कि नहीं है? मतलब सबसे बड़ा आयोडीन होगा, सबसे छोटा लिथियम होगा साइज ऑर्डर पे। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देख लो, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देख लो। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कैसे होगा? लिथियम की साइज सबसे छोटी तो लैटिस एनर्जी उसकी सबसे हाई, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी? सबसे हाई होगी। हाई होगी कि नहीं होगी? तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखोगे, यहां पर पूरा लिखो, ऐसे लिखो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ये क्या होगा? लिथियम की साइज सबसे छोटी अर्थात लैटिस एनर्जी इसकी सबसे हाई, लिथियम की सबसे हाई होगी, उससे ज्यादा क्लोरीन की होगी, उससे भी ज्यादा मतलब ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की होगी और आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन की होगी। सबसे छोटी हमारी लैटिस एनर्जी आई की होगी, सबसे ज्यादा हमारी लिथियम होगी। क्यों? क्योंकि साइज सबसे छोटी इसकी है, साइज जिसकी छोटी लैटिस एनर्जी उसकी सबसे हाई। अब चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? चैट सेक्शन में लिखते रहो सब लोग, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब लोग लिखते रहो, क्लियर हो रहा है? चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार थर्मल इंस्टेबिलिटी देख लेंगे, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्ट होगा यही, लिथियम इज Cl Br I। अब ये बात नहीं समझ में आई, हम लिथियम फ्लोराइड ले रहे थे तो क्यों आप पूरा एक एक ले रहे हो? पूरा लो ना, साइज सिर्फ इसकी लो, साइज सिर्फ इसकी देखो, बाकी हम पूरे कंपाउंड का कंपेयर करेंगे तो लिथियम फ्लोराइड, क्लोरीन, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लिथियम फ्लोराइड, एक चीज गलत हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें गलती हुई है, थोड़ा सा इसमें गलती हुई है। ये यहां से यहां पर फ्लोरीन होना चाहिए था ना, जस्ट समझिएगा, सो सॉरी, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, फ्लोरीन की सबसे कम है, ये आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, वहां पर लिख दिया लिथियम। फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, उससे बड़ा ब्रोमीन है, उससे बड़ा आयोडीन है। ये हमारा साइज बताता है। तो साइज जिसकी छोटी होगी लैटिस एनर्जी उसकी उतनी ही हाई होगी। तो साइज किसकी छोटी है? इसकी। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन ज्यादा होगा, फ्लोरीन अर्थात ये ज्यादा बड़ा होगा। लिथियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन, लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन, लिथियम ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन लिथियम आयोडाइड। सही है? बोलो क्लियर होता है कि नहीं? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी देख लो, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा? हम जानते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या करता है, लैटिस एनर्जी के, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात जैसे ये है वैसे ये भी होगा। लिथियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन, लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन, लिथियम ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन लिथियम आयोडाइड। क्लियर होता है? बात करें सॉल्युबिलिटी की, हमें दोनों चाहिए, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी चाहिए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हम जानते हैं लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी सबसे कम इसकी होगी, सॉरी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है, ये देखो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है, सॉल्युबिलिटी सबसे कम इसकी होगी, अर्थात लिथियम फ्लोराइड लेस देन, लिथियम क्लोराइड लेस देन, लिथियम ब्रोमाइड लेस देन लिथियम आयोडाइड। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं तब समझ में आएगा। क्लियर है? समझ में आया? देखो फिर से समझिए, दिया क्या गया था? लिथियम फ्लोराइड दिया गया था, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। हम देखें केटायन सबका बराबर, लेकिन यहां पर एनायनों में अंतर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
लेकिन चार्ज में अंतर नहीं, फ्लोरीन पर भी -1 -1 -1 -1, तो चार्ज से मतलब नहीं। आते हैं बात साइज पे, फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, उससे बड़ी क्लोरीन की, उससे बड़ी ब्रोमीन की, उससे बड़े आयोडीन की। और हम सभी को मालूम है लैटिस एनर्जी जो होती है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो साइज सबसे छोटी इसकी है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी फ्लोरीन वाले की, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी हुई, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। और ये भी आगे पीछे करके दे सकता, तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग बार बार जानते हो कि सबसे पहले आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन आता है। ऐसा तो आता नहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फिर ब्रोमीन ना, ये आपको पता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, जस्ट उल्टा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, चलिए उसकी तरफ बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इधर दिया जा रहा है, इसको हटा दें। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है ये ध्यान समझिएगा। इसके बाद हम एक्सेप्शन वाला भी करेंगे, जो हमें लास्ट वीडियो में एक्सेप्शन पढ़े थे लैटिस एनर्जी का, उसके बारे में एक्सेप्शन वाला भी हम क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, तब मजा आएगा ऑलरेडी। चलिए देखते हैं। अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो दिया गया वो दिया जा रहा है जैसे BeOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये दिया जा रहा है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। अब देखेंगे इसमें कैसे सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी निकालोगे, आइए देखते हैं। यहां पर देखो एनायन बराबर है, एनायन हमारे बराबर है, बट केटायन चेंज है, केटायन चेंज है। और सभी पर देख रहे हैं प्लस का 2 चार्ज आता है केटायन पर। Be पर भी +2 का चार्ज, देखो Be पर भी +2 का चार्ज आता है, इस पर भी +2 का चार्ज आता है, इस पर भी +2 का चार्ज और इस पर भी +2 का चार्ज। चार्ज में अंतर होता तो चार्ज पर हम डिपेंड कर लेते, चार्ज हमारा इक्वल है। साइज में इधर आएगा, साइज किसकी बड़ी छोटी होगा आए इसके बात कर लेते हैं। साइज की आर्डर अगर हम देख ले, साइज का आर्डर क्या होगा, बेरिलियम सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मैग्नीशियम होता है, उससे बड़ा कैल्शियम होता है, उससे बड़ा स्ट्रोंशियम होता है। बोलो सही है कि नहीं? Am I right? क्या मैं सही हूं? सब लोग लिखो चैट सेक्शन में Am I right? क्या मैं सही हूं? सबसे छोटा बेरिलियम, फिर उससे बड़ा मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा हमारा क्या, स्ट्रोंशियम। बोलो सही है कि नहीं? आगे चला जाए तो बेरिलियम जब सबसे छोटा है तो लैटिस एनर्जी किसकी हाई होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी हम सभी जानते हैं, जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप क्या बताओगे, तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इधर देखो लैटिस एनर्जी का, इसकी साइज सबसे छोटी तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, तो BeOH का होल ट्वाइस सबसे बड़ा होगा, फिर MgOH का होल ट्वाइस बड़ा होगा, फिर उससे भी बड़ा CaOH का होल ट्वाइस होगा, फिर उससे भी बड़ा SrOH का होल ट्वाइस होगा। इसी प्रकार अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी निकालें, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कब, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये बताया जा रहा है। तो सेम इसी की तरह हमारा थर्मल स्टेबिलिटी ही होगा, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा, तो एज इट इज इतना होने वाला है। सब लोग लिख लो एज इट इज इतना होने वाला है। अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ किसकी, सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कितना होगा, हम जानते हैं लैटिस एनर्जी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, तो जिस इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, अर्थात BeOH का होल ट्वाइस लेस देन, MgOH का होल ट्वाइस लेस देन, CaOH का होल ट्वाइस लेस देन, SrOH का होल ट्वाइस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। अब हम चलते हैं कुछ एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शन देखना है आपको, एक्सेप्शन हमेशा समझना है। यदि केटायन और एनायन बहुत बड़े हुए
एक्सेप्शन। तो साइज जो होती है प्रोपोर्शनल होती है हमारी लैटिस एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। सो यहां तक नोट कीजिए 1 2 3 4 5 टेक स्क्रीनशॉट, सब लोग स्क्रीनशॉट लो इसको और सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। सब लोग हाथ उठाओ, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया। सब लोग बताओ किसको किसको आया, किसको किसको नहीं आया। क्लियर हुआ? आगे चले, नोट करोगे इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसको, आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, हटाएं इसको, हटाएं। अभी तक समझते थे जो केटायन और एनायन है ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अरे इतने भी छोटे भी नहीं। लेकिन अब जो हम बात करेंगे जैसे NO3 हो गया, SO4 हो गया और ClO4 हो गया, ठीक, ये सब बहुत बड़े एनायन हैं। अगर इनके साथ केटायन जुड़ गया, इनके साथ केटायन जुड़ गया तो केटायन को भी बड़ा होना चाहिए। और जब ये केटायन बहुत बड़े ले गए, केटायन मतलब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा जिसके केटायन की हो, तो केटायन बहुत बड़े ले गए तो वहां पर एनायन भी बहुत बड़ा होना चाहिए। ये चीज हमने आपको खूब बढ़िया से समझाया था। तो यहां पर चलिए, यही क्वेश्चन हमारा वही है, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ही पूछ रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज कर दिया। यहां पर जो दिया जा रहा था वो चेंज होने वाला है और ये भी चेंज होगा। ये लिमिट हो गया था, इसीलिए तो यहाँ पर एक्सेप्शन कुछ आए, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन, क्योंकि हर एक चीज में एक्सेप्शन होते, अपवाद होता है। जैसे यहां पर ले लो कि क्वेश्चन यहां पर दूसरा दिया गया, तीसरा है सॉरी, LiClO4, LiClO4, NaClO4, RbClO4 और CsClO4 और पोटेशियम ClO4। अब यहां पर देखिए, चूंकि जो एनायंस है वो बहुत बड़े हैं, केटायंस इतने बड़े नहीं हैं। एनायन इज वेरी हाई, एनायन की साइज जो है, एनायन की साइज बहुत ज्यादा है। जब एनायन की साइज बहुत ज्यादा हो तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हायर साइज ऑफ केटायन भी चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, जो लैटिस एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज हो जाती है। याद रखिएगा, जब हायर केटायन या हायर एनायन की बात की जाती है, क्योंकि जब हायर केटायन है तो हायर एनायन की जरूरत पड़ेगी, हायर एनायन है तो हायर केटायन की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहां पर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो ऑर्डर ऑफ साइज लिख लो, ऑर्डर ऑफ साइज, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ साइज निकाल लिया करो, इससे ये आसानी होगी कि आपको बार बार, जैसे मान लो ऐसा तो है नहीं लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा रुबिडियम ही नहीं है, पोटेशियम है। जब साइज ऑर्डर निकाल लोगे तो बाकी सब निकालने में आसानी हो जाती है, इसलिए अब ऑर्डर ऑफ साइज सबसे पहले निकाला करो, क्योंकि छोटा होता है और आसानी से निकल जाएगा। और लिथियम पर भी देखेंगे +1 का चार्ज, सोडियम भी +1 का चार्ज, इस पे भी +1 +1 +1। अगर जिस पे चार्ज ज्यादा होता वहां पर बता सकते थे उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती, बट इधर तो कुछ है नहीं ऐसा, इधर तो साइज की बात चल रही है। चार्ज भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज वाला आगे तो कितने बच्चे कर सकते हैं, चैट सेक्शन में लिखो कितने लोग कर सकते हैं। यस सर बोलो, लिख सकते हो, कर सकते हो अगर चार्ज वाला आ गया तो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने लिखा यस सर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोग अगर नो लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, समझो पहले, समझो पहले। है इसका मतलब सिंपली ये कि अगर चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, चार्ज कम, लैटिस एनर्जी कम। एक्सेप्शन में यह आता है कि साइज अगर छोटी, एक्सेप्शन से पहले साइज अगर छोटी, लैटिस एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कब, जब साइज छोटी होगी। एक्सेप्शन में साइज अगर बड़ी तो लैटिस एनर्जी भी बड़ी, साइज अगर छोटी तो लैटिस एनर्जी भी छोटी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बस और करना क्या है, बस सिंपल है। ऑर्डर ऑफ साइज देखो, साइज किसकी सबसे छोटी है, लिथियम की साइज छोटी है किससे, सोडियम से, सोडियम साइज छोटी है पोटेशियम से ना, पोटेशियम से, इसकी साइज छोटी है रूबिडियम से, इसकी साइज छोटी है सीजियम से, ठीक।
अब देखिएगा जब साइज, ऑर्डर ऑफ साइज निकल गया, ऑर्डर ऑफ साइज के बाद आपको लेके आना है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हम जानते हैं एक्सेप्शंस के केस में है कि जब ये आयनों की साइज यहाँ पर बढ़ी है, चाहे कैटायन की भी साइज बड़ी होती फिर भी यही हाल होता। और जानेंगे कैसे? अरे भाई वैसे जनरली देख लो ClO4 बहुत बड़े कैटायंस एनायंस हैं। ऑलरेडी जी ऑक्सीजन कितना होता है 16, ऑक्सीजन 4 टाइम्स एंड Cl ऑलरेडी बड़े बड़े एनायंस हुए या नहीं हुए। जैसे SO4 ले लो, सल्फर ऑक्सीजन भी 4 बार, 16 चौका 64। अब देखो, आओ देखो, ऑक्सीजन का 8 होता है, एटॉमिक नंबर लिया जाता है सॉरी, तो तब भी तो 8 चौक 32 हुआ ना। तो यहां पर देखो लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी देखते हैं साइज के यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? लिथियम ClO4 लेस देन सोडियम ClO4 लेस देन पोटेशियम ClO4 लेस देन रुबिडियम ClO4 लेस देन सीजियम, ऐसे लिखिएगा सॉरी इसको ClO4। बात समझ में आई? जिसकी साइज सबसे छोटी उसकी लैटिस एनर्जी भी छोटी, क्योंकि ये इसे स्टेबलाइज नहीं कर सकता। सीजियम की साइज बड़ी है, कैटायन की साइज बड़ी है, एनायनों की भी साइज बड़ी है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करेगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वही लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब देखो कोई एनायन है, ये मान लो कोई एनायन है और ये कोई कैटायन है, कैटायन है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फिर एनायन और कैटायन के बीच में, ये एनायन है ये कैटायन है, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज लगभग सिमिलर है, दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे। इसी प्रकार अगर आप देखो थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के, अब ये इसमें चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ यहां पर चेंजिंग थी। थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात एज इट इज हो जाएगा। ठीक, बात आती है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या बोलता है? लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो LiClO4 ग्रेटर देन NaClO4 ग्रेटर देन KClO4 ग्रेटर देन RbClO4 ग्रेटर देन CsClO4। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एनायन ज्यादा या कैटायन बड़ा तो उसको भी प्रेडिक्ट करने के लिए एनायन या कैटायन बड़े होने चाहिए। एनायन अगर यहाँ पर ज्यादा है तो बड़ा वाला कैटायन, जिसे यहाँ पर CS बड़ा कैटायन है, वो उसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। जैसे यहां पर देख पा रहे हो दोनों अगर बड़े हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसके अपेक्षा? इस कैटायन की साइज इतनी छोटी है कि एनायन को खींच ही नहीं पाएगा, कि एनायन को खींच ही नहीं पाएगा, जबकि ये दोनों कंपैटिबल हुए हैं एक दूसरे के। सो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, समझ में आ गया नहीं आया? आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट करो, हम चलते हैं फजांस रूल की तरफ। नोट करिए फटाफट से, फजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट के लिए हटा दें। चलो फिर डालेंगे फजांस रूल। फजांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, पोलराइजेशन किसमें होता है, पोलराइजेशन पावर, जिसे पोलराइजिंग पावर जिसे आप बोलते हो, वो किसमें होता है, कैटायनों में होता है, एनायनों में होता है, पोलराइजेबिलिटी किसमें होती है, सब पढ़ेंगे। फजांस रूल ने क्या कहा था एग्जैक्टली जानते हो? जैसे सभी ने इसके पहले तो बताया था कि आयनिक बॉन्ड है तो प्योरली आयनिक भी बॉन्ड ही होगा, NaCl जो है प्योरली NaCl ही होगा, आयनिक बॉन्ड सॉरी, NaCl में जो बॉन्ड बन रहा है आयनिक बन रहा है तो प्योरली आयनिक ही होगा। बट फजांस ने प्रूव करके दिखाया था कि कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और हम यहाँ पर क्लियर करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर फजांस ने हमको बताया, मतलब पहले सबको बता दिया था, किताब में लिख दिया था, वैसे हम लोग भी पढ़े, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी आगे बताएंगे अगर इच्छुक होंगे तो, नहीं इच्छुक होंगे तो हम तो नहीं बताएंगे सर।
चलो हेडिंग डालो, फजान्स रूल। फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना याद करना। फजान्स रूल, फजान्स रूल होता क्या है, पहले समझो इसको, पहले समझो इसको। When two charge approach each other, two oppositely charge approach each other, जब दो oppositely charge एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं, होगा क्या, होगा क्या, जो केटायन का न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉनों के मतलब दूसरे चाहे जो भी हो, मान लो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझना ध्यान से, पहले समझ लो। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया। जब दोनों साथ साथ रखे जाएंगे तो जो न्यूक्लियस होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस का मान ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, यहां पर जिफ की वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग करा होगा सबसे पहली बात। जैसे सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में या फिर एटॉमिक नंबर 11 है उसका, समझिएगा ध्यान से, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे न्यूक्लियस में, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, इसलिए वहां पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी मतलब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो वहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पर निगेटिव कम हो गया। 10 प्रोटॉन मतलब 10 पॉजिटिव आयन से 10 निगेटिव आयन कट जाएंगे, एक पॉजिटिव बचेगा, जो कि उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये एक कारण होता है। तो पॉजिटिव जब निगेटिव के पास आता है, समझना ध्यान से, तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मान लो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव इस पे चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ। ये जो लेयर ऐसी है ये कुछ ऐसी बन जाएगी, शेप इसका चेंज हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आयंस, यही हमारा कहलाता है क्या, पोलराइजेशन। अब देखो जब ये डिस्टॉर्ट हो गए और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये भले ही निगेटिव चार्ज है लेकिन इसका न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होगा, इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाते हैं, इसका शेप और साइज बिगड़ जाता है, ये इसका शेप और साइज बिगड़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, ये इसके पास क्या है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और ये हमारा पोलराइज हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी मतलब ऐसा आयन जो किसी दूसरे आयन को या फिर केटायन जब किसी एनायन को पोलराइज कर देता है तो वो हमारा पोलराइजिंग पावर कहलाता है। और यदि केटायनों के पोलराइजिंग पावर से एनायन पोलराइज हो जा रहा है तो वो हमारी एनायनों की टेंडेंसी कहलाएगी पोलराइजिबिलिटी। मतलब पोलराइज होंगे तो जो केटायन होगा वो पोलराइजिंग पावर को कंडक्ट करेगा, और जो पोलराइजिबिलिटी जो डिफाइन होगी वो एनायन के लिए डिफाइन होगी। ये चीज समझेंगे। अब आइए देखते हैं एग्जैक्टली में होता क्या है, एग्जैक्टली में होता क्या है। यहां पर जो हमने बताया वो चीज लिख लीजिए कि व्हेन जब कोई केटायन या कोई एनायन, या बोल सकते हो व्हेन टू अपोजिटली चार्ज वो दो अपोजिट चार्ज हैं, अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ रखे गए हैं, तो क्या होगा, क्या करेगा, ये जो केटायन होगा उसमें से अपोजिटली चार्ज में होगा, मतलब एक केटायन होगा दूसरा एनायन होगा, केटायन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, क्योंकि वो केटायन है, वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, अट्रैक्ट करेगा, वाइल रिपेल
देयर न्यूक्लियस, जबकि उसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। भले ही वो एनायन है, उस पर ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियस होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना। ओवरऑल निगेटिव आ रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। ये केटायन जो करेगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके न्यूक्लियस को पुश करेगा, उसके न्यूक्लियस को दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। और इस कारण क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है। ड्यू टू दिस द एनायन गेट्स डिस्टॉर्टेड। ड्यू टू दिस लिखेंगे, ड्यू टू दिस, इस कारण जो एनायन होंगे, द एनायन गेट्स डिस्टॉर्ट, वो नष्ट हो जाते हैं, और पोलराइज्ड बोल सकते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, पोलराइज्ड। सब बात समझ में आई, क्लियर हुआ। और दिस काज पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, और इसी कारण जो पार्शियल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, ध्यान समझिए, क्योंकि पोलराइज हो रहे हैं। जब पोलराइज होंगे तो पार्शियल क्या होगा, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। पार्शियल क्योंकि ये उड़ा के इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाने वाला, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, शेयरिंग कर रहा है। यहां पर जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उनकी शेप ही बदल गई तो पार्शियल शेयरिंग होती है, कुछ न कुछ शेयरिंग होती है। मतलब अधिकतर तो इलेक्ट्रॉन्स आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे। मतलब जैसे समझिएगा, एक एनायन है, एक कैटायन है, वो उसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, उसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो वहां पर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, उसके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। लेकिन इस पोलराइजेशन की कंडीशन में कुछ पार्शियल शेयरिंग भी होती है, बहुत मिनिमम होती है लेकिन होती है। दिस काज पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन बोथ एटम्स आर आयंस, बोथ आयंस, मतलब दोनों आयन में जो इलेक्ट्रॉनों का होगा क्या, पार्शियली शेयरिंग भी होता है। पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव तो होंगे ही ऑलरेडी, लेकिन पार्शियली शेयरिंग भी होता है। एंड बॉन्ड्स ऑफ पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर, और जो बॉन्ड बनेगा एंड द बॉन्ड सो पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर। समझिएगा ध्यान से, क्लियर हो रहा है। मतलब कोई केटायन था, मान लो Na रहा हो, Na प्लस रहा हो, ये केटायन, और इधर ये Cl माइनस रहा हो, ये एनायन है ना। ये Na प्लस क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है बाहर बाहर, इसको खींचने की क्षमता है इसमें, तो इसको खींच करके कुछ ऐसा बना देगा, ये कुछ ऐसा बना देगा, ये ऐसा ना। और ये न्यूक्लियस जहां है, इसका न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। जब न्यूक्लियस को रिपेल करेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारा केटायन था और ये हमारा एनायन था, Cl माइनस। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है या फिर डिस्टॉर्ट हो रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे, पोलराइज। ये हमारा पोलराइज हो रहा है। अब जब ये पोलराइज होता है तो इलेक्ट्रॉनों का तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसे खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है किस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। लेकिन इस टेंडेंसी में, इस प्रोसेस में पार्शियल शेयरिंग भी होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शेयरिंग भी होती है, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू आयंस। तब जो हमारा बॉन्ड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा, वो शो करेगा पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर। अभी आपको मैं समझाऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, किसके किसके बीच में बनते हैं, मेटल नॉन मेटल या फिर दोनों नॉन मेटल के बीच में कौन कौन बनता है, सब कुछ समझाएंगे, डोंट वरी। वो तो समझ गए थे ना, नॉन मेटल के बीच में बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। क्यों, आयनिक बॉन्ड ऐसे तो बनता है। चलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। चलो आगे चले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये रूल क्या कहता है उस रूल के अनुसार पढ़ेंगे। ये रूल हमें बताता क्या क्या है, हटा दे इसको।
ये रूल हमें बताया क्या, फजांस ने बताया क्या, एक्चुअल में पोलराइजेशन क्या होता है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब ये रूल क्या कहता है पोलराइजेशन, चलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार फर्स्ट क्या बताया जा रहा है, इस नियम के अनुसार फर्स्ट केटायन की साइज जितनी कम, मतलब केटायन की साइज जितनी छोटी, उसमें एनायन को पोलराइज करने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी, उसमें पोलराइजिंग पावर उतनी अधिक होगी, पोलराइजिंग पावर अधिक होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉलर द साइज ऑफ cation have more पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो आयनों को पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो जो पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होगी तो वो पोलराइज हो जाएगा, ज्यादा पोलराइज होगा। तो जितनी छोटी साइज, और छोटी साइज से क्या मतलब है, साइज जितनी छोटी होती है केटायनों की उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जैसे मान लो कोई एक ले लिया गया हमारा, मान लीजिए कोई एक केटायन होगा जिसकी साइज इतनी बड़ी है, कोई एक केटायन है जिसकी साइज और बड़ी है। अब इसका न्यूक्लियस कुछ यहाँ रहा होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ रहा होगा, इसका भी न्यूक्लियस यहाँ रहा होगा। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही खींचने की क्षमता इसकी लगभग खत्म हो चुकी है, इसके पास बाहर के भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। अर्थात टेंडेंसी ऑफ पावर अगर देखा जाए, पोलराइजिंग पावर देखा जाए तो इसका ज्यादा होगा। ये टेंडेंसी ऑफ पोलराइजिंग पावर है, मतलब इसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इसकी अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, नहीं, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन जब ये ही बहुत बड़ा साइज होगा तो अपने ही इलेक्ट्रॉन को खींचने में उसकी लगभग एनर्जी खत्म, पावर खत्म, बाहर की पावर क्या लगाएगा उसमें। बट इसमें क्या है, और एक चीज होता है कि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता, रिपेल करता है, खींचने की पावर इसमें खत्म हो जाएगी। तो अर्थात यहां पर यह मिला कि पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटायन, केटायनों के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहला नियम मिला। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है, यहां पर स्मॉलर लगा देंगे, लार्जर द साइज ऑफ, लिखेंगे लार्जर द साइज ऑफ एनायन हैव मोर पोलराइजिबिलिटी। अभी हम पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर क्या होता है फिर से डिफाइन करके आपको बता देंगे। वैसे बता तो दिए पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, लेकिन अभी हम टाइप करके बता देंगे। काफ़ी बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं सर कैसे लिखें। हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही है, या फिर यूनियन क्लासेस जाइए वहाँ पर सर्च करिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूंगा, लार्जर द साइज ऑफ एनायन हैव मोर पोलराइजिबिलिटी। एनायनों की साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसमें उतनी ही पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। कैसे, कोई एनायन इतना बड़ा है ना, अब कोई एनायन इतना बड़ा है, समझना ध्यान से, इसके पास कोई केटायन आया, इसके पास कोई केटायन आया, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहता है। मान लो ये हमारा एनायन है, ये हमारा केटायन है, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचना चाहेगा। क्या ये न्यूक्लियस जाने देगा, क्या न्यूक्लियस जाने देगा? नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियस ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑलरेडी बहुत तेजी से बांधे रखा, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा हुआ है, यहां पर पॉसिबल नहीं होगा, ये बहुत कर पाएगा तो इसको कुछ ऐसा कर पाएगा, यहां पर ऐसे थोड़ा सा बस चेंजिंग कर पाएगा बस। लेकिन यहां पर
यहां पर देखो यही कैटायन आ जाए, यहां पर देखो इसके बीच में भी कई सारे सेल होंगे, कई सारे सेल होंगे। यहां पर तो पावर ज्यादा थी, यहां पर और कम हो गई, यहां पर और कम, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता कम होती जा रही है इसमें, बिकॉज शेल्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इसको खींचेगा और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, इसको रिपेल करते हैं, तो इसकी पावर छोटी होती जाती है, इसकी पावर छोटी होती जाती है। ये न्यूक्लियस पर दर्शाया गया, ध्यान देना, नहीं तो कह दो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। तो इसको आसानी से ये खींच सकता है, क्योंकि ये उतनी तेजी से नहीं खींचा है, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी है, इसको आराम से ये पोलराइज कर पाएगा। जितनी ज्यादा साइज एनायन की उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी तो उतना ज्यादा पोलराइजेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? हटाएं इसको। चलो, तो यहां पर क्या मिला, जो पोलराइजेशन होगा, यहां पर दूसरे नियम से ये मिला, पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, एनायन की साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ध्यान समझना, ध्यान समझना। कहा जा रहा है कि ए कैटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल कैन पोलराइज एन एनायन more effectively than a cation with 8 electron in its outermost shell। मतलब यदि किसी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, कि लिख देंगे इफ एनी cation have 18 इलेक्ट्रॉन in its outermost cell, comma, it will polarize anion more effectively than the cation which have 8 electron in its outermost shell। समझ में बात आई? अगर किसी केटायन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो दोनों में से कौन ज्यादा अधिक पोलराइज कर सकता है? बात ये समझिए, जैसे Cu की बात करें 29 होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। कॉपर की बात करो कितना आएगा, 2 कामा, ये 29 होता है ना, 2 कामा 8 कामा 8, 8 8 16 17 18, 18 10 28, ये 2 कामा 8 कामा 18 कामा 1 बचता है। ये ऐसा होता है। एक को ये दान कर देगा कब, जब ये Cu प्लस दिखाएगा, तो ये तो हट गया। 2 कामा 8 कामा 18 आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। बात करें Na प्लस की, Na की बात करें, इसमें 11 होते हैं, तो 2 कामा 8 कामा 1 बचता है। एक को दान कब कर देगा, इस पे 1 प्लस आ जाएगा ना, दान करते 1 प्लस आ गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो Cu प्लस होगा, Cu प्लस will polarize anion more effectively ज्यादा अफेक्ट करेगा, इसके कहने का मतलब यही है, effectively than Na प्लस। मतलब कोई भी एनायन अगर रख दिया जाए Cu प्लस के सामने, कोई भी एनायन रख दिया जाए Na प्लस के सामने, तो ये ज्यादा इफेक्टिव से उसे क्या करेगा, जबकि इसकी साइज क्या है, देख पा रहे हो, समझिएगा ध्यान से। ये 18 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैटायन हुआ, ये क्या हुआ, ये भी कैटायन ही है।
किसी एनायन के साथ अगर रख दिया जाए, तो ये एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, किसी भी केटायन में अगर रखा जाए तो ये ज्यादा इफेक्ट से खींचेगा, ज्यादा इफेक्ट लगाएगा उस पर, ये Cu+ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका जेफ ज्यादा होता है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है अपेक्षाकृत 8 इलेक्ट्रॉन के। हमेशा याद रखिएगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा इफेक्टिव से खींचेगा किसकी अपेक्षा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखिएगा। क्लियर होता है? यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है। अब इनके अनुसार जो फोर्थ बताया गया था, इन्होंने कंक्लूजन फाइनली बताया था। इन्होंने कहा था कि नो एनी बॉन्ड, नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, देयर आर सम कोवैलेंट कैरेक्टर, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। इसके अनुसार यही बताया गया था फजान्स रूल के अनुसार कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, सॉरी आयन लिख दिया हमने, आयनिक नहीं हो सकता। देयर आर सम कोवैलेंट कैरेक्टर, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होना ही होना है। मतलब इन्होंने क्या बताया, सबसे पहला रूल कि जितनी छोटी साइज केटायन की उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप देख पा रहे हो ज्यादा है, वो चार्ज उस पर ज्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन छोटे हैं, थोड़ा सा ही फोर्स लगाकर अपनी इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है और ज्यादा फोर्स बाहर भी लगा सकता है। तो एनायनों को मोर इफेक्टिवली वो क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, जितनी छोटी साइज होगी केटायन की। एनायनों के रिस्पेक्ट में एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसके न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को उतनी बढ़िया से नहीं खींच पाएंगे और फाइनली क्या होगा, वो पोलराइज हो जाएंगे। तो एनायनों की साइज बड़ी तो पोलराइजेशन ज्यादा, और साइज किसकी, केटायन की छोटी, पोलराइजेशन ज्यादा। तीसरी चीज इन्होंने बताया, अगर किसी भी केटायन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा इफेक्ट से उसे पोलराइज करेगा किसी एनायन को जिसके में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज हमेशा याद रखना, 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें है उसके अपेक्षा 18 वाला ज्यादा पोलराइज करेगा। 3 रूल है, बहुत याद रखिएगा। चौथा इन्होंने कंक्लूजन बताया, प्रकार से कंक्लूजन है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, आयनिक बॉन्ड 100% नहीं होता। देयर आर सम कोवैलेंट कैरेक्टर, कुछ ना कुछ उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। यहां तक नोट डाउन करें फटाफट से। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। समझ में आया? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ समझ में आया। चलो, समझ में आया सबको? पोलराइजिंग पावर भी बता दी जाए लिख करके, डिफिनीशन बता दी जाए ना। कितने लोग सहमत हो डिफिनीशन बताई जाए पोलराइजिंग पावर की? चैट सेक्शन में सब लोग लिखो, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूं। कितने लोग सहमत हो कि इसकी डिफिनीशन बताई जाए? डिफिनीशन जानने में तो तुम लोग उस्ताद हो, डिफिनीशन रटने में। जितने भी लोग हैं यार सर बता दीजिए। चलो देख लो पोलराइजिंग पावर की डिफिनीशन। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर किसकी टेंडेंसी है? केटायनों की टेंडेंसी है। केटायनों की टेंडेंसी है जो कि एनायनों को पोलराइज कर दे। द टेंडेंसी ऑफ केटायन व्हिच पोलराइज द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एनायंस, इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ केटायन टू polarize an anion is also known as वो हमारा क्या कहलाता है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, वो केटायन का पोलराइजिंग पावर कहलाता है। और अगर हम बात करें यहां पर पोलराइजिबिलिटी की, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू पोलराइज बाय केटायन, एनायनों की टेंडेंसी जो कि केटायनों के द्वारा पोलराइज हो जाए। तो केटायनों, एनायनों की टेंडेंसी होती है पोलराइजिबिलिटी, केटायनों की टेंडेंसी होती है पोलराइजिंग पावर। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनायन पोलराइजिबिलिटी होता है, मतलब पोलराइज होता है, और केटायन पोलराइज करता है। तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगी? पोलराइजिबिलिटी द टेंडेंसी ऑफ
एनायन विच पोलराइज बाय केटायन, जो कि केटायनों के द्वारा पोलराइज किया जाए, इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। हमारा पोलराइजिबिलिटी कहलाता है। तो आपने समझा कि फजांस रूल क्या था और पोलराइजिंग पावर पोलराइजिबिलिटी क्या थी। अब हम समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक। अगर केटायनों का साइज बड़ा होगा छोटा होगा तब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। 2 पॉइंट तो यही हो जाएंगे डायरेक्टली कि साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ एनायन। बात आती है चार्ज की। चार्ज अगर ज्यादा हुआ केटायनों पर तब क्या होगा, अगर एनायनों पर चार्ज ज्यादा हुआ तब क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। सो इसको आप लोग नोट करेंगे। आगे हम चलते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन नोट करेंगे फटाफट से। सब लोग बच्चे नोट करेंगे, आगे चले जाए। सो हेडिंग डालेंगे, सब लोग हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन। हटा दे इसको, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन को कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है, कौन कौन से कारक हैं जो कि पोलराइजेशन को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्यों क्लास तो ज़्यादा लंबी नहीं चल रही क्या सर? 2 घंटे लगभग होने वाले हैं, अभी बता रहे हैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं चल रही। डोंट वरी, मेहनत करेंगे आप लोग ना। क्लास ऐसे सब सिंपल देखिए, डोंट वरी। जब मेहनत करके बैठ जाओ पढ़ने मज़ा आता है ना, तब टाइम नहीं पता चलता। टाइम चलने दो फिर। इधर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है सिलेबस। सो इसलिए हम इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज इसके पहले आप लोग कहते थे सर 1-1 घंटे का बना दीजिए, हम आधे घंटे का बनाया करते थे ना। चलो देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला साइज ऑफ केटायन, यही ले लो साइज ऑफ केटायन। अगर केटायनों की साइज बड़ी पोलराइजेशन कम होगा, केटायनों की साइज छोटी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी आप लोग बता सकते हो पोलराइजेशन, बहुत हम लिखाएंगे नहीं इसमें, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ये सिर्फ समझना ही तो होता है, समझना ही तो होता है। जब आप क्वेश्चन करने लगते हो तब ये काम आता है। तो समझोगे जितना ज़्यादा बढ़िया उतना ज़्यादा क्वेश्चन बढ़िया से कर पाओगे। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तब मजा आएगा। पोलराइजेशन जो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहो, केटायनों की साइज ऑफ केटायन बोल रहे हो ना, साइज ऑफ केटायन, इधर केटायन लिख लो ऐसा, साइज ऑफ केटायन। केटायन की साइज मान लो जैसे लिथियम है Li+, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक। ये ऑर्डर ऑफ साइज देखा जाए, ऑर्डर ऑफ साइज देखा जाए तो साइज का ऑर्डर क्या है, कुछ ऐसा है। ये हमारा है ऑर्डर ऑफ साइज, ऑर्डर ऑफ साइज। बट पोलराइजेशन क्या अगर ऑर्डर देखा जाए तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा इसका ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा इसकी ज्यादा होगी। जिसकी पोलराइजिंग पावर केटायन में कहेंगे तो पोलराइजिंग पावर मतलब लिथियम की किसी भी एनायन को पोलराइज करने की पावर सबसे ज्यादा लिथियम में होगी, फिर जाकर पोटेशियम होगी, फिर जाकर कैल्शियम में पोटेशियम में होगी, मतलब लिथियम की, फिर जाकर सोडियम में, फिर जाकर पोटेशियम में, फिर जाकर रुबिडियम में होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी सोडियम से, उससे भी ज्यादा होगी पोटेशियम की, उससे भी मतलब पोटेशियम की ज्यादा होगी रुबिडियम की, ऐसा बोलेंगे। पोटेशियम ज्यादा होगी, रुबिडियम सबसे छोटी होगी, रुबिडियम मतलब कि रुबिडियम की साइज सबसे बड़ी है। ये है ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, ये चीज ठीक समझ पाए। दूसरी चीज साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, एनायनों की साइज पर कैसे डिपेंड करता है। हम सभी जानते हैं जो पोलराइजेशन होता है
ये प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। पोलराइजेशन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज के प्रोपोर्शनल होता है। अब आइए देखते हैं कैसे ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कैसे हुआ, तो ये तो देख चुके हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे छोटा क्या है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर जैसे मान लो फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, ऐसे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। सबसे बड़ा हमारा आयोडीन है, सबसे बड़ा आयोडीन है। तो यही आयोडीन सबसे बड़ा है, तो साइज सबसे किसकी बड़ी है, कौन से आयन की, आयोडीन की। तो आयोडीन इज ग्रेटर देन द अदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फिर हम देखेंगे जब इसका साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ साइज एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। पोलराइजेबिलिटी हमारी एनायन में होती है, समझ में आया। तीसरी चीज, अरे भाई देखो जिसकी साइज बड़ी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पर जिसकी साइज छोटी उसका पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसमें है। तीसरी चीज, चार्ज ऑन केटायन और एनायन, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। केटायनों और एनायनों के चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन जैसे जो हमारा पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ केटायन और एनायन। केटायन की बात करें एनायन की बात करें, दोनों के लिए जो पोलराइजेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर केटायन का चार्ज बढ़ा तो पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, एनायनों का चार्ज बढ़ा तो भी पोलराइजेशन ज्यादा हुआ। मतलब ये निकला साइज ऑफ केटायन अगर छोटा है, केटायनों की साइज छोटी तो पोलराइजेशन ज्यादा, एनायनों की साइज बड़ी तो पोलराइजेशन ज्यादा। अगर चार्ज ऑफ केटायन चार्ज ऑफ एनायन बड़ा हुआ फिर भी पोलराइजेशन ज्यादा। मतलब ये सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी ये दोनों हमारे कितने होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आओगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नोट कर लिए, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि किसी कोई प्रॉब्लम हो तो सब लोग चैट सेक्शन में बता सकते हो, प्रॉब्लम हो तो अभी भी लिख दो। नॉट प्रॉब्लम, बढ़े आगे। यार इतना तो समझ में आता है सबको ना, सिंपल चीजें हैं। अब हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन, हमारा अब क्वेश्चन चलने वाला है। क्वेश्चन की तरफ से हम समझेंगे, इन सभी को क्वेश्चन समझेंगे हम। कुछ 3-4 क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पर और उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, एक चीज कि अगर किसी का पोलराइजेशन ज्यादा है, नोट पॉइंट जैसे मैं सब में नोट पॉइंट लिखाता हूं, इसमें भी नोट पॉइंट, अगर इफ पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो, अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा कम होगा। मतलब समझ रहे हो ना, अगर किसी का पोलराइजेशन ज्यादा हुआ, किसी कंपाउंड का पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि जो जितना कम पोलराइज होगा उतना उसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा अपेक्षा कोवैलेंट के। तो जो जितना ज्यादा पोलराइज होगा, पोलराइज ज्यादा हुआ, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये हमेशा याद रखना, ये नोट पॉइंट है, ये हमेशा काम देगा आपको। क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम 4 क्वेश्चन उठा रहे हैं। 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसी को सॉल्व करके आपको बताना है कि बिटवीन NaCl और LiCl। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा है कि विच कंपाउंड
विच कंपाउंड हैज ग्रेटर पोलराइजेशन, हैज ग्रेटर पोलराइजेशन, किस कंपाउंड का ज्यादा पोलराइजेशन होगा। फर्स्ट किसके किसके बीच, NaCl और LiCl के बीच में आपको बताना है, एक बार आप लोग खुद बताओगे। फिर किसके किसके बीच, LiI और LiCl के बीच, LiI और LiCl के बीच बताना है। फिर NaCl MgCl2, NaCl और MgCl2 के बीच बताना है। और आपको सोडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, NaCl एंड CuCl के बीच में बताना है। ये चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप लोग खुद से बताओगे एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NaCl और LiCl में कौन ज्यादा पोलराइज होगा। चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोग घर से समझिएगा, प्रयास कीजिएगा ना। NaCl और LiCl में कौन ज्यादा पोलराइज होगा, एक बार आप लोग खुद से बताने, चलो बताओ सब लोग। NaCl और LiCl में कौन ज्यादा पोलराइज होगा, चैट सेक्शन में लिखो, पहले समझो उसके बाद चैट सेक्शन में लिखना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते। NaCl और LiCl में कौन ज्यादा पोलराइज होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। NaCl और LiCl में कौन ज्यादा पोलराइज होगा, Na और Cl। देखो एनायन हमारे बराबर हैं, एनायन हमारे बराबर है, तो कैटायन बराबर नहीं है। Na अलग है, लिथियम अलग है, तो साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम, तो यहां पर लिखेंगे साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ लिथियम, मतलब लिथियम की साइज छोटी है। तो जिस कैटायन की साइज छोटी, Cl एनायन है, जिस कैटायन की साइज छोटी, समझ आ रहा है, Na प्लस, ये Cl प्लस बता सकते हो कैटायन, ये Cl माइनस है। तो जिस कैटायन की साइज छोटी, पोलराइजेशन क्षमता उसमें ज्यादा, मतलब पोलराइजिंग पावर उसमें ज्यादा, अर्थात LiCl इज मोर पोलराइजेशन देन NaCl। बात करते हैं दूसरे वाले की। इसमें देखो कैटायन बराबर है, एनायन अलग अलग है। एनायन की साइज जितनी बड़ी उसमें उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, तो एनायन की साइज किसमें बड़ी है, मान लो साइज ऑफ I माइनस ग्रेटर देन साइज ऑफ Cl माइनस, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन आता है, सबसे बड़ा आयोडीन है। क्लोरीन और आयोडीन में दोनों में देखेंगे, आयोडीन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है, तो साइज जिसकी बड़ी वो अधिक पोलराइज होगा। तो लिखेंगे LiI हैव मोर पोलराइजेबिलिटी देन LiCl, मतलब LiI जो होगा ज्यादा पोलराइज होगा LiCl की अपेक्षा। यहां पर क्या था, LiCl जो होगा वो कम, सॉरी ज्यादा पोलराइज होगा किसकी अपेक्षा, NaCl के। ये आ गया। NaCl MgCl2 में बात करें, इधर Na पे +1 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज, Mg पे +2 का चार्ज, Cl पे -1 का चार्ज। ये कितने टाइम्स है उससे हमसे नहीं मतलब, कि Cl पे -1 ही होता है, Mg पे +2 चार्ज। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन तो हमारा चार्ज बराबर है, तो चार्ज जिस पे ज्यादा, कैटायन और एनायन दोनों के लिए उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा, तो यहाँ पर MgCl2 जो होगा वो ज्यादा पोलराइज होगा देन द NaCl, क्योंकि MgCl2 पर चार्ज ज्यादा है। बात करें NaCl और CuCl की, Na पर देखेंगे, NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस में टूटेगा, Cl पे -1 ही आता है, Na पर भी +1 आता है, Cu पर भी +1 आता है। तो Na प्लस की बात करें तो इस पे कितना आता है, 2,8 आउटर मोस्ट सेल में। Cu प्लस की बात करो, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना आता है, 2,8, 18 आउटर मोस्ट सेल में, जिसके पे 18 होता है वो 8 की अपेक्षा ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उसके पास, तो CuCl के पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी देन द NaCl, मतलब कॉपर के पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी देन द सोडियम। तो जो CuCl है वो ज्यादा पोलराइज होगा NaCl की अपेक्षा, तो CuCl इज ग्रेटर देन NaCl। अर्थात अगर हम बात करें, ये तो समझ में आया पोलराइजिंग के बारे में, पोलराइजिंग के बारे में, सबके बारे में हमारे ये वैल्यू निकल गई है। बात करें यहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा,
जिसका पोलराइजेशन ज्यादा हो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, इसका भी कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होगा, इसका भी कोवेलेंट कैरेक्टर हाई, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हाई। बट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा, इसका ज्यादा होगा। ये देखो पोलराइजेशन जिसका ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम, इसका पोलराइजेशन और ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, एक दूसरे की अपेक्षा। सो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? फिर से समझा दिया जाए? क्या समझा दिया जाए? एकदम सिंपल तो है यार, एकदम सिंपल, सो सिंपल। समझ में आ गया ना? चलो, तो आज हमने पढ़ा कि क्या होता है ये अफेक्टिंग फैक्टर, अफेक्टिंग भी पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए जी, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट, जैसे ये बनता था हमारा मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। जैसे देखो एक मेटल ले लो सोडियम, सोडियम, और एक नॉन मेटल ले लो क्लोरीन। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 1, ऐसे तो होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ऐसा बचा है, ऐसा ये। और क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सोडियम है मेटल है, ये क्लोरीन है नॉन मेटल है। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाकर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। तो ये इसके पास एक पॉजिटिव आ जाता है, इस प्रकार से नेगेटिव। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड बनता था, लेकिन उसमें दोनों नॉन मेटल होंगे, दो के दोनों नॉन मेटल होंगे। जैसे आप HF देखोगे कोवेलेंट में, हाइड्रोजन और फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोराइड, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। उसमें भी क्या करते हैं, क्योंकि दोनों हमारे नॉन मेटल हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो के दोनों नॉन मेटल हैं, इलेक्ट्रॉनों की भूख सभी को ज्यादा है, चाहे जो भी हो, जितने भी नॉन मेटल हैं इलेक्ट्रॉनों की बहुत भूख होती है इनमें। तो वो भी क्या करते हैं, चलो एक इलेक्ट्रॉन मैं भी अपना देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन तुम भी अपना दो, चलो शेयरिंग कर लेते हैं। वहां पर क्या होती है, शेयरिंग हो जाती है। यहां पर ऐसी नहीं कंडीशन है, यहां पर शेयरिंग होती है। समझ में आया? तो वो हम आगे चल के चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।